देखिए यहाँ पे आपको क्लास 9 सिविक्स है, चैप्टर 4 है। क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 4 पार्ट 2 है। इसके अंतर्गत ये देखिए कि द जुडिशियरी हम पढ़ेंगे, न्यायपालिका देखेंगे। इट इज यहाँ पे उसके बाद ये देखिए जो यहाँ पे आपको कहा गया, it is quite common in the US for judge to be nominated on the basis of well-known political opinions and affiliations. This fictitious advertisement appeared in the US in 2005 when President Bush was considering various candidates for nomination to the US Supreme Court. What does this cartoon say about the independence of the judiciary? Why do such cartoons not appear in our country? Does this demonstrate the independence of our judiciary? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायाधीशों को उनके राजनीतिक विचार और दलीय जुड़ाव के आधार पर नियुक्त करना एक आम बात है। एक काल्पनिक विज्ञापन वहां सन 2005 में एक कार्टून के रूप में छपा। उस समय राष्ट्रपति बुश अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में मनोनयन के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रहे थे। यह कार्टून न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है? हमारे देश में इस तरह कार्टून क्यों नहीं छपते? क्या यह हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दर्शाता है? तो अब यहाँ पर देखिए उससे पहले कि आपको ये जो न्यायपालिका यहाँ पर आप देखिए लेट अस रिटर्न ऑन फाइनल टाइम, यहाँ पर जो कहा उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए लेट अस रिटर्न वन फाइनल टाइम टू द स्टोरी ऑफ हिज मेमोरेंडम दैट वी स्टार्टेड विथ। दिस टाइम लेट अस नॉट रिकॉल द स्टोरी बट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन। रिमेंबर द स्टोरी केम टू ए satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict that was expected by everyone. Imagine what would have happened in the following situation. इस बार भी हम सरकारी आदेश को उसी कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस ये कल्पना करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती थी। याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता है। अब देखिए, इफ़ देयर वाज नथिंग लाइक ए सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री। देखिए यहाँ पर जो कहा इफ़ देयर वाज नथिंग, देखिए इफ़ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री इवन इफ देयर वाज सुप्रीम कोर्ट इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पर देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय तो होता है पर उसके पास सरकारी कार्रवाइयों को आंकने का अधिकार नहीं होता है। आंकड़े का अधिकार नहीं होता। इवन इफ इट हैड द पावर इफ नो वन ट्रस्टेड, इवन इफ इट हैड द पावर इफ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव ए फेयर वर्डिक्ट्स। देखिए उससे अधिकार होता है मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय को उम्मीद नहीं रखता। Even if it gave a fair judgment, if those who appeal against the government order did not accept the judgment, भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता है लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते। अब आगे यहाँ देखिए जो आपको कहा गया वांटेड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, नो एक्सपीरियंस नेसेसरी, प्लीज टॉप टायर कोर्ट 6 लाइक एवर लिटिल नॉन एंटिटी सम लाइट टाइपिंग रिक्वायर मस्ट बी एबल टू से थिंग्स लाइक द प्रेसिडेंट इज द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन आई हैव एवर मेट विथ ए स्ट्रेट फेस। ये यहाँ पर आपको है, ये आपको इसी का कार्टून है, ये जो अमेरिका का थे उसी का कार्टून दिखाया गया था। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर जो देखिए कहा गया कि इसमें जो आगे आपको ये कहा गया कि एक्टिविटी के अंदर फॉलो द न्यूज़ अबाउट एनी मेजर कोर्ट केस इन हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट वाज द ओरिजिनल वर्डिक्ट डिड द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट चेंज इट, व्हाट वाज द रीजन। देखिए उच्च न्यायालय यहाँ पर जो कहा उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय किसी बड़े फैसले से जुड़ी खबरों पर गौर करे। मूल फैसला क्या था, क्या अदालत ने उसमें बदलाव कर दिया, इसका कारण क्या दिया गया। यानी कि देखिए दिस इज व्हाई एंड देखिए यहाँ पर क्या कि दिस इज व्हाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। दिस इज व्हाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, high courts in the states, district courts and the courts at local level. India has an integrated judiciary. It means the Supreme Court controls the judiciary administration in the country. Its decisions are binding on all other courts of the country. It can take up any dispute.
इसी वजह से लोकतंत्रों के स्वतंत्र इसी वजह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। इसी वजह से लोकतंत्रों के स्वतंत्र और इसी वजह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूदा अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। तो सामूहिक रूप से न्यायपालिका आपको कहा जाता है। फिर यहाँ पर जो आपको कहा जाता है, देखिए भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है, वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। अब एक खास देखिए बिटवीन सिटीजन्स, इसमें जो कहा गया, हाँ, बिटवीन सिटीजन्स, देखो बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। देखिए देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच और केंद्र और राज्य सरकार के बीच, इसके बाद आपके यहाँ पर कहा गया कि देखिए यहाँ पर इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। इट कैन हियर अपील्स against the decision of high courts. Independence of judiciary means that it is not under the control of legislature or the executive. The judge don't act on the direction of the government or according to the wishes of the party in power. देखिए दैट इज वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एक्सिक्यूटिव। इंडिया हैज अचीव दिस। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर and in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. In practice, it now means that the senior judge of the Supreme Court select the new judge of the Supreme Court and the High Courts. There is very little scope for interference by the political executive. The senior most judge of the Supreme Court is usually appointed by the Chief Justice. Once a person is appointed as judge of the Supreme Court or the High Court, it is nearly impossible to remove him or her from that position. It is as difficult as removing the President of India. A judge can be removed only by an impeachment motion passed separately by 2/3 member of the two houses of the Parliament. It has never happened. It has never happened in the history of Indian democracy. देखिए ये जो न्यायालय फौजदारी और सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। ये उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। ये उच्च न्यायालयों के मतलब सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करती। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त करता है। व्यावहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश देखिए यहाँ पर क्या व्यावहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उससे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब देखिए अब जो कहा गया द जुडिशियरी, देखिए द जुडिशियरी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर or the action of the executives, whether at the union level or at the state level, if they find such a law or action is against the
इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन दज दे कैन, देखिए यहाँ पर क्या कि दज दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेचर और एक्शन ऑफ द एक्सिक्यूटिव इन द कंट्री व्हेन इट इज चैलेंज बिफोर देम। देखिए व्हेन इट इज चैलेंज बिफोर देम, दिस इज नोन एज द जुडिशियल रिव्यू। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज आल्सो रूल्ड that the core or basic principle of the constitution can be changed by the parliament। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। अब देखिए यहाँ जो कहा गया कि द पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू act as the guardian of the fundamental rights. We shall see in the next chapter that the citizens have a right to approach the courts to seek remedy in case of any violation of their rights. In recent years, thus courts have given several judgments and direction to protect public interest and human rights. Anyone can approach the courts if public interest is hurt by action of government. This is called public interest. This is called public interest litigation. The courts लिटिगेशन LITIGATI होने की AIT है, नहीं लिटिगेशन ही होगा। लिटिगेशन द कोर्ट्स इंटरवेंट टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन। दे चेक मेयर प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिसर। दैट इज वाई द जुडिशरी एंजॉय ए हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपुल। देखिए भारतीय न्यायपालिका का अधिकार, देखिए यहाँ पर क्या है कि भारतीय न्यायपालिका का अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकार और रक्षा के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम नागरिकों का अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों को उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने की अदालतों में जाने का अधिकार है। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुँचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफ़ी विश्वास हासिल है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित संदर्भों में एक और कारण देकर समझाइए कि भारतीय न्यायपालिका किस तरह स्वतंत्र है। अब देखिए क्या है कि इसमें जो कहा है उसको हटाइए, चेक योर प्रोग्रेस के अंतर्गत है। अभी उसका भी कोई खास महत्व नहीं है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री जस्टिस, ये हटा बहुत पुराना है। अब आगे देखिए कुछ वर्ड्स भी आपको यहाँ पर दिए गए, उस वर्ड को समझिए। यहाँ पर सबसे पहले समझिए कोएलिशन गवर्नमेंट, जो उसको समझने का प्रयास कीजिए। कोएलिशन गवर्नमेंट आपको यहाँ पर है, जिसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। कोएलिशन गवर्नमेंट जो आपको है उसको क्या, देखिए कोएलिशन गवर्नमेंट को समझने का प्रयास कीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं गठबंधन सरकार बोलते हैं। ए गवर्नमेंट फॉर्मेड बाय एन अलायंस ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली व्हेन नो सिंगल पार्टी एंजॉयज मेजोरिटी सपोर्ट ऑफ द मेंबर इन अ लेजिस्लेचर। ए गवर्नमेंट फॉर्मेड बाय एन अलायंस ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली व्हेन नो सिंगल पार्टी enjoys majority support of the member in a legislature। इन लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर देखिए क्या इसमें जो कहा गया गठबंधन सरकार की बात करें। विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल ना होने की सूरत में दो या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार को गठबंधन सरकार बोलते हैं। उसके देखिए एक्सिक्यूटिव मतलब कार्यपालिका क्या होती है। कार्यपालिका ए बॉडी ऑफ पर्सन हैविंग ऑथोरिटी टू इनिशिएट मेजर पॉलिसीज, मेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट दैम ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ द कंट्री। देखिए कार्यपालिका
किसे कहते हैं? व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है, उसी को हम कार्यपालिका कहते हैं। गवर्नमेंट किसे कहते हैं? ए सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट हैव द पावर टू मेक, इम्प्लीमेंट एंड इंटरप्रेट लॉज सो हैज टू ensure an ordinary life in its broad sense. Government administers and supervises over citizens and resources of a country. देखिए सरकार किसे कहते हैं? संस्थाओं का ऐसा देखिए संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जन जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उसकी निगरानी करती है। देखिए जुडिशरी न्यायपालिका की बात जुडिशरी की बात यहाँ पर की गई है। जुडिशरी की बात यहाँ पर है, न्यायपालिका की बात है। देखो एन इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी की बात है यहाँ पर, देखिए इसकी बात हासिल कर लेते हैं। न्यायपालिका की बात की गई है। An institution empowered, देखो an institution empowered to administer justice and provide a mechanism for the resolution of the legal disputes. All the courts in the country are collectively referred to as judiciary. देखिए यहाँ पर जुडिशरी an institution देखिए जुडिशरी an institution empowered to administer justice and provide a mechanism for the resolution of legal disputes. All the courts in the country are collectively referred to as judiciary. जुडिशरी मतलब आपको होता है न्यायपालिका। देखिए न्यायपालिका किसे कहते हैं? एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। देश के सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। तो ये न्यायपालिका एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए विधायिका जिसे कहते हैं, विधायिका मतलब लेगिस्लेचर होता है। लेगिस्लेचर का मतलब यहाँ पर विधायिका देखिए क्या होता है? लेगिस्लेचर मतलब विधायिका एन असेंबली ऑफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स विथ द power to enact laws for a country. In addition to enacting laws, legislature have authority to raise taxes and adopt the budget and other money bills. अभी यहाँ पर देखिए क्या कि इसमें जो कहा गया जुडिशरी के अंतर विधायिका के अंतर्गत जो आपको यहाँ पर जुडिशरी लेजिस्लेचर के अंतर्गत जो कहा गया जनप्रतिनिधि विधायिका क्या मतलब जो आपको लेजिस्लेचर क्या होता है? देखिए जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है, उसी को विधायिका कहते हैं। अब देखिए ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक कम्युनिकेशन इशूड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेटिंग द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ जो कार्य ऑफिस मेमोरेंडम मतलब क्या? कार्यालय ज्ञापन क्या सक्षम अधिकारियों द्वारा या उस विभाग से जुड़े अधिकारियों द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है, उसी कार्यालय ज्ञापन बोलते हैं। अब देखिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन राजनीतिक संस्था किसे कहते हैं? ए सेट ऑफ प्रोसीड्यूर्स फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट। यहाँ पर जो कहा गया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गया। देखिए ए सेट ऑफ प्रोसीड्यूर्स फॉर रेगुलेटिंग फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल लाइफ इन द कंट्री। देखिए राजनीतिक संस्था होता है। रिजर्वेशन देखिए मतलब आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण की बात हम यहाँ पर करते हैं। रिजर्वेशन की बात करते हैं। आरक्षण की जो यहाँ पर बात है, a policy that declares some positions in government, employment and educational institution reserved for people and communities who have been discriminated against are disadvantaged and backward. आरक्षण देखिए यहाँ पर क्या कि भेदभाव के शिकार वंचित और पिछड़े लोगों और समुदाय को लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में पद एवं सीटें आरक्षित करने की नीति को आरक्षण बोलते हैं। अब स्टेट्स की बात कीजिए। देखिए पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑक्यूपाइंग ए डिफिनिट टेरिटरी हैविंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट एंड
purchasing power to make domestic and foreign policies. Government may change, but the state continues. In common speech, the terms country, nation and the state are used as synonyms. देखिए क्या कि देखिए निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू तथा विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार है। सरकार बदल सकती है, पर राज बना रहता है। बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र और राज को समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाइयों या प्रांतों के लिए भी होता है। इस अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि भी राज्य कहे जाते हैं। तो यहाँ देखिए जो चैप्टर आपको है पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। चैप्टर 4 जो है ये आपको क्लास 9 के जो चैप्टर 4 है वो पूरी तरह से आपको फिनिश होते हैं। इसके बाद हम चैप्टर 5 पे आते हैं। देखिए आपको ये क्लास 9 का चैप्टर 5 पार्ट 1 होगा। इसमें देखिए आपको डेमोक्रेटिक राइट्स है जिसको बोलते हैं लोकतांत्रिक अधिकार, अध्याय 5 है। अध्याय 5 के अध्याय 5 का ये पार्ट 1। इसमें ओवरव्यू देख लीजिए, आपको अवलोकन देख लीजिए या परिचय देख लीजिए। इसमें कहा गया इन द प्रीवियस 2 chapters वी हैव लुक्ड एट 2 मेजर एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन चैप्टर 3 वी सॉ हाउ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ टू बी periodically elected by the people in a free and fair manner. In chapter 4 we learned that a democracy must be based on, देखिए must be based on institution that follow certain rules and procedures. These elements are necessary but not sufficient for a democracy. Election and institution need to be combined with a third element, enjoyment of right to make a government democratic. Even the most properly elected rulers working through the established institutional process must learn not to cross some limits. Citizens' democratic rights set those limits in a democracy. देखिए यहाँ पर जो कहा गया पिछले 2 अध्यायों में हम लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों की चर्चा की है। अध्याय 3 में हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार के निर्धारित अवधि में लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। अध्याय 4 में हमने जाना कि लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हो। ये तत्व जरूरी है, पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं 2 का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है अधिकारों का उपयोग। इसकी मौजूदगी भी सरकार लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है। बहुत सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जरूर जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। This is what we take up in this final chapter of the book. We begin by discussing some real life cases to imagine what it means to live without rights. This lead to a discussion on what we mean by rights and why do we need them. As in the previous chapter, the general discussion is followed by a focus on India. We discuss one by one the fundamental rights to the Indian Constitution. Then we turn to how these rights can be used by ordinary citizens who will protect and enforce them. Finally, we take a look at how the scope of right has been expanding. देखो इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे, अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा। इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन कुछ घटनाओं से बात शुरू करते हैं। देखिए इससे हम इस चर्चा पहुंचेंगे अधिकारों का क्या मतलब है और उसकी जरूरत क्यों है। पिछले अध्याय की तरह पहले सामान्य बातों और फिर भारत पर केंद्रित चर्चा होगी। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि समान आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है, इनकी रक्षा कौन करेगा और इनको लागू कौन करेगा। आखिर में हम देखेंगे लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है और हाल के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर देखिए जो खास देखिए सबसे पहले लाइफ विदाउट राइट्स की बात की गई। तो अध्याय यहाँ देखिए 5.1 के टॉपिक लाइफ विदाउट राइट्स। तो जो यहाँ पर कहा गया अधिकार, लाइफ विदाउट राइट मतलब कि अधिकारों के बिना जीवन। लाइफ विदाउट राइट्स की बात यहाँ पर की गई, अधिकारों के बिना जीवन की बात की गई है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया है उसको समझने का प्रयास कीजिए। जो यहाँ पर आपको कहा गया इसमें ये कहा गया कि इन दिस बुक वी हैव मेंशनड इन दिस बुक वी हैव मेंशनड in this book we have mentioned right again and again. If you remember, we have discussed right in each of the four preceding chapters. Can you fill in the blanks by recalling the rights dimension in each chapter? देखिए यहाँ पर जो कहा गया
कि देखिए इस किताब में हमने अधिकांश चर्चा बार बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले के सभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दिए खाली स्थानों को पुराने अध्यायों के अधिकारों वाली चर्चा के आधार पर पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो कहा गया, प्रिय श्री टोनी ब्लेयर, सबसे पहले तो यही कि आप कैसे हैं। मैंने 2 साल पहले आपको पत्र लिखा था। पहले 2 साल पहले आपको पत्र लिखा था, आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। मैं बहुत दिनों तक आपके जवाब का इंतज़ार करता रहा पर आपका जवाब ही नहीं आया। क्या आप मेहरबानी करके मेरे सवाल का जवाब देंगे। मेरे पिता जेल में क्यों बंद हैं। मेरे पिता जेल में क्यों बंद हैं। वे दूर दराज के गुआंतानामो में क्यों नहीं वे दूर दराज के गुआंतानामो में क्यों रखे गए हैं। मुझे अपने पिता की मदद एक जेल है उसमें दूर के जेल में क्यों रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं। मुझे अपने पिता की कमी बहुत खलती है। मैंने अपने पिता को 3 वर्षों से नहीं देखा है। मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी ने कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि ये बहुत अच्छे आदमी हैं। लोग भी मेरे पिताजी के बारे में बहुत आदर के साथ बातें करते हैं। आपके बच्चे आपके साथ क्रिसमस मनाते हैं। पर मेरे भाई और बहनों ने पिछले 3 वर्षों से पिताजी के बिना ही ईद मनाई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप पत्र का जवाब देंगे। धन्यवाद। देखिए, डियर मिस्टर टोनी ब्लेयर, firstly, how are you? I sent a letter 2 years ago. Why didn't you reply? I was waiting for a long time, but you didn't reply. Please, can you give me an answer to my question? Why is my dad in prison? Why is he far away in that Gangatwaro Bay? I miss my dad so much. I have not seen my dad for 3 years. I know my dad has not done anything because he is a good man. I hear everybody speak about my dad in a nice way. Your children spend Christmas with you, but me and my brothers and sisters have spent Eid alone without our dad for 3 years. What do you think about that? I hope you will answer me this time. Thank you. अभी हम जो कहा गया कि चैप्टर 1 देखिए यहाँ पर ए कम्प्रिहेंसिव डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इंक्लूड्स चैप्टर 2 आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बिलीव दैट फंडामेंटल राइट्स वर क्वाइट सेंट्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज चैप्टर 3 एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ राइट टू वोट एंड टू बी चैप्टर 4 इफ ए लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू अप्रोच लेट अस नो बिगिन विथ 3 एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट इट मीन टू लिव इन द अब्सेंस ऑफ लाइट इन द अब्सेंस ऑफ राइट। फिर आपको आगे जो यहाँ पर कहा गया कि अध्याय 1 लोकतंत्र की हटाइए उसको देखिए अध्याय 1 लोकतंत्र की परिभाषा में आपको यहाँ पर कागज इसका भरना है। ये छोड़िए इसको। अब देखिए प्रिजन इन गुआंतानामो बे का जेल। प्रिजन इन गुआंतानामो बे यहाँ पर आपको है। देखिए अबाउट 600 पीपल वर secretary picked up by the US force from all over the world and put in a prison in Guantanamo Bay in an area near Cuba. Controlled by American Navy. Anna's father Jamil El Brana was among them. The American government said that they were enemies of the U.S. and linked to the attack on New York on 11 September 2001. In most cases, the government of their countries were not asked or even informed about their imprisonment like other prisoners. El Brana's family got to know that he was in that prison only through the media. Families of prisoner, media, or even UN representatives were not allowed to meet them. The U.S. Army arrested them, interrogated them, and decided whether to keep them there or not. There was no trial before any magistrate in the U.S. Nor could these prisoners approach courts in their own country. यहाँ देखिए गुआंतानामो का जो बेल है इसमें देखिए मतलब गुआंतानामो बे का जो जेल है, अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में
में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन है और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। अनस के पिता जामिर अल बन्ना उन 6 लोगों में से एक है जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों को देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से खबर मिली कि उसे जेल में रखा गया है, उसे भी उसी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अमेरिकी सेना उन्हें गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की, उसी ने फैसला किया कि जेल में डालना है किसे नहीं, किसे जेल में डालना और किसे नहीं। ना तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश के अदालतों का दरवाजा खटखटा सके। अब एक यहाँ पर क्या, एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रिजनर्स इन द गुआंतानामो बे एंड रिपोर्टेड दैट द प्रिजनर्स वर बीइंग टॉर्चर्ड इन वेज दैट वायोलेटेड द यूएस लॉज। देखिए यहाँ पर they were being denied, यहाँ पर देखिए they were being denied, देखिए यहाँ पर क्या कि they were being denied the treatment that even prisoners of war must get as per the international treaties. देखिए many prisoners had tried protesting against these conditions by going on a hunger strike. Prisoners were not released even after they were officially declared not guilty. An independent inquiry by an UN support these findings. The UN Secretary General said the prisoners in Guantanamo Bay should be closed down. The US government refused to accept these pleas. अब देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा गुआंतानामो बे जेल को बंद करना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर देखिए एक सऊदी अरब में नागरिक अधिकार की बात की, देखिए सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरब की बात यहाँ पर आपको है। सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरब में जो उसको देखने का प्रयास कीजिए। देखिए सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरब, देखिए सऊदी अरब में नागरिक अधिकार जो उसको देखिए यहाँ पर The case of Guantanamo Bay, देखिए the case of Guantanamo Bay looks like an exception for it involves the government of one country denying rights to citizens of another country. Let us therefore look at the case of Saudi Arabia and the position of the citizens with regard to their government. Consider these facts. The country is ruled, देखिए यहाँ पे जो कहा कि गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अफवाह जैसा है क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देश के नागरिकों के अधिकार उल्लंघन कर रही है। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, इस पर गौर करें, जरा इन तथ्यों पर विचार करें। देखिए द कंट्री इज रूल्ड बाय ए हेयर दैट टेकिंग एंड द पीपुल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर्स। यहाँ पर जो कहा गया देश में एक वंश या देश यहाँ पर देखिए क्या कि देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की भूमिका नहीं होती है। अब यहाँ देखिए जो कहा गया द किंग सेलेक्ट द लेजिस्लेचर हैज वेल हैज एक्सिक्यूटिव, ही अपॉइंट्स द जज एंड कैन चेंज एनी ऑफ देयर डिसीजन। इसमें कहा गया कि शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों को चुनाव करते हैं, जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए जो यहाँ पर सिटीजन कैनट फॉर्म पॉलिटिकल parties or any political organization. Media cannot report anything that the monarch does not like. इसमें कहा गया कि लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। अब देखिए देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम, नॉन मुस्लिम रेसिडेंट कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक। अब हम देखिए क्या कि कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं और यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है।
Women are subjected to many public restrictions. The testimony of one man is considered equal to that of two men. That of two women, यहाँ जो का औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हो और उन पर कई तरह का सार्वजनिक पाबंदियाँ लगी हुई है। मर्दों को जल्दी स्थानीय निकाय के चुनाव के मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों के अधिकार नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो कहा गया, दिस इज ट्रू नॉट जस्ट ऑफ सऊदी अरबिया, देयर आर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर सेवरल ऑफ दिस कंडीशन एग्जिस्ट। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती है, दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहाँ ऐसी स्थितियाँ मौजूद हैं। ऐसी स्थितियाँ मौजूद है। एथनिक मास्करे इज देखिए यहाँ पर क्या एथनिक मास्करे इन कोसोवो। देखिए क्या कोसोवो में जातीय नरसंहार की बात की गई है। देखिए यू माइट थिंक दैट दैट दिस इज पॉसिबल इन एन एब्सोल्यूट मोनार्की बट नॉट इन कंट्रीज विच चूज देयर रूलर्स। देखिए जस्ट कंसिडर दिस स्टोरी फ्रॉम कोसोवो। दिस वाज ए प्रोविनेंस ऑफ यूगोस्लाविया बिफोर इट्स स्प्लिट। इन दिस प्रोविनेंस द पॉपुलेशन वाज ओवरवेलमिंगली ethnic Albanians. देखिए but in the entire country Serbs were in majority. A narrow-minded Serb nationalist Milosevic pronounced Milosevic had won the election. His government was very hostile to the Kosovo Albanians. He wanted the Serbs to dominate the country. Many Serb leaders thought that ethnic minorities like Albanians should either leave the country or accept the dominance of the Serbs. आप ये सोच सकते हैं कि ये चीज़ें आप ये सोच सकते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ ज़राशाही में ही चल सकती है। ये चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। पर कोसोवो को इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूट कर अलग हो गया। इस प्रदेश में अल्बानिया लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग बहुसंख्यक थे। देखिए उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ के चुनाव में जीत हासिल की। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्व लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो। अनेक सर्व नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोग जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाए या सर्वों का प्रभुत्व स्वीकार कर ले। देखिए दिस इज व्हाट हैपन टू एन अल्बानियन फैमिली इन ए टाउन ऑफ कोसोवो इन अप्रैल 1999। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि इसमें आपको इसमें जो कहा गया, देखिए यहाँ पर कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई। देखिए 74 ईयर ओल्ड बसिता, यहाँ देखिए 74 ईयर ओल्ड बतिसा हॉक्सा वाज सिटिंग इन हर किचन विथ हर 77-year-old husband Ijat staying warm by the stove. They had heard explosion but did not realize that Serbian troops had already entered the town. And the next thing she know, 5 or 6 soldiers had burst through the front door and were demanding, "Where are your children?" अब देखिए यहाँ पे जो कहा गया, 74 वर्ष से बतीसा हॉक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्ष से पति इजेत के साथ बैठी आग ताप रहे थे। उन्होंने विस्फोटों की आवाज़ सुनी, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई। तभी उनका दरवाज़ा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? They shot Ijat 3 times in the chest. Recall Bastisa with her husband dying before her. The soldiers pulled the wedding ring off her finger and told her to get out. I was not even outside the gate when they burned the house. She was standing on the street in the rain with no house, no husband, no possession but the clothes she was wearing. देखिए यहाँ पर जो कहा गया, बतासा याद करती उन्होंने इज्जत उसकी पति नाम की छाती पर 3 गोलियां दाग दी। देखिए सैनिकों ने दाग दी थी। उसके सामने उसके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी, उन्होंने घर में आग लगा दी। वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उसके पास ना मकान था, ना पति था और ना सिर पर पहनने कपड़ों के अलावा कोई और चीज़ थी। देखो यहाँ पर क्या है कि दिस न्यूज़ रिपोर्ट वाज टाइपिकल ऑफ व्हाट हैपन टू थाउजेंड्स ऑफ अल्बानियंस इन दैट पीरियड। देखिए यहाँ पर जो कहा गया, डू रिमेंबर दैट दिस मास्करे वाज बीइंग कैरिड आउट बाय द आर्मी ऑफ देयर ओन कंट्री वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए लीडर हु केम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन। दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट इंस्टेंसेस ऑफ किलिंग बेस्ड ऑन इथनिक prejudices in recent time. Finally, several other countries intervened to stop
ऑफ दिस मास्करेड, मिलोसेविक लॉस्ट पावर एंड वाज ट्राइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। यहाँ पर देखिए जो कहा गया, समाचारों में आई यह कथा उन हजार अरबाने लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक की सच्चाई बताती है। और याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की ही अपनी सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव जीत कर सत्ता में आया था। जातीय पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिर कई देशों ने जब ये दखल दिया तब जाके कदम थमा। मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चलाया। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी की बात की हूँ, इसको हटाई एक्टिविटी कोई खास नहीं है। इसके बाद आगे जो यहाँ पर कहा गया उसको थोड़ा सा सुनने का प्रयास कीजिए। राइट्स इन अ डेमोक्रेसी की बात आपको की गई है। देखिए राइट्स इन डेमोक्रेसी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, लोकतंत्र में अधिकार, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आपको इस चीज़ को ख़त्म कीजिए।